आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में एक तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट स्टार्ट किया था कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ये कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर की तरफ मूव करेंगे जिसमें जो कि है आईटी सिस्टम ऑडिटर कैसे यूज़ करता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस कंसेप्ट जो हमारा था कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। आईटी सिस्टम में आपको पता है कि डाटा इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र यानी ट्रांसमिट होता है। तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि डाटा जो हमने सेंड किया रिसीविंग एंड पे वही डाटा उसी फॉर्मेट में कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ उस पार्टी को मिले। दरमियान में कहीं डाटा करप्ट नहीं होना चाहिए, उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए, डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, इसको हैक नहीं होना चाहिए। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रांसमिशन ऑफ डाटा में। तो सबसे पहले हमें बता रहा है कि कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इंश्योर क्या करते हैं। ये इंश्योर करते हैं हमारा डाटा ट्रांसमिट हो। ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर हो। कैसे? एक्यूरेटली, कंप्लीटली, विद कॉन्फिडेंशियलिटी। एक्यूरेटली का मतलब वो दरमियान में उसका फॉर्मेट वगैरह चेंज ना हो। जैसे बाज़ का ऐसा होता है आपने वर्ड की फाइल ओपन की तो देखा उसमें अजीबोगरीब सी शेप्स आ रही होती हैं, वो करप्ट हो जाती है फाइल। वो कहता है इस तरह का कोई फॉर्मेट चेंज ना हो, कंप्लीटली दरमियान में डाटा लॉस ना हो और कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कोई हैकर्स इसको एक्सेस ना कर सके। ये हमने इंश्योर करना है इलेक्ट्रॉनिकली जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। अब इसके लिए डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। जो सबसे बड़ा कंट्रोल है, जो सबसे ज़्यादा डिटेल में आई कि आपने हमारी बुक में डिस्कस किया है, वो है डाटा इंक्रिप्शन। डाटा इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डाटा को कन्वर्ट करना, इनकोड करना अनरीडेबल फॉर्म में। जो प्लेन टेक्स्ट है उसे कन्वर्ट करना अनरीडेबल फॉर्म में और फिर उसके बाद सेंड करना। रिसीविंग एंड पे दूसरा बंदा इसको रिसीव करेगा और वो उसी नॉलेज की रूल को यूज करते हुए जिसके मुताबिक इनकोड किया गया है इसको डीकोड कर लेगा और रीड कर लेगा। दरमियान में कोई अगर इसको हैक करता भी है वो इसको समझ नहीं पाएगा। यह है डाटा इंक्रिप्शन। डाटा इंक्रिप्शन के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। अब ये डाटा को जो इनकोड किया जाता है इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। कुछ जैसे आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल दी थी ABC 1 2 3 की कि इसमें ट्रांसलेशन टेबल्स को यूज किया जाता है। ये एक सिंपल रूल था। अब आजकल चूंकि आईटी एडवांस हो चुकी है, बहुत से सॉफ्टवेयर इजाद हो चुके हैं जो आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे आपको अंदाजा होगा व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि व्हाट्सएप की जो कन्वर्सेशन है वो भी इनक्रिप्टेड होती है। यानी अगर गवर्नमेंट भी चाहे तो आपकी इस कन्वर्सेशन को रीड नहीं कर सकती। तो ये है डाटा इंक्रिप्शन की टाइप। अब इसके बाद जो फर्दर हमारी डिस्कशन है डाटा इंक्रिप्शन के बाद, वो इस चीज के ऊपर है कि मार्केट में कितनी तरह के, रियल वर्ल्ड में कितनी तरह के सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, एल्गोरिदम अवेलेबल हैं डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। जो सॉफ्टवेयर जितना ज्यादा कम्प्लेक्स एल्गोरिदम यूज करेगा उसे उतना ही सिक्योर समझा जाता है, क्योंकि उसको डीकोड करना मुश्किल है जिसमें जितने ज्यादा कम्प्लेक्स रूल यूज किए जाएंगे। तो इसलिए जो डाटा इंक्रिप्शन है इसके लिए एल्गोरिथम जो यूज किए जाते हैं जिन्हें हम साइफर कहते हैं, CIPHER, साइफर। तो दो बड़े प्रोग्राम्स हैं या प्रोग्राम्स को दो बड़ी कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक सिमेट्रिक साइफर और एक एसिमेट्रिक। दोनों में फर्क क्या है? सिमेट्रिक साइफर्स जो होते हैं, की साइफर्स जो होते हैं, ये सिंगल की यूज करते हैं इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। जबकि जो एसिमेट्रिक की साइफर्स होते हैं ये इंक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की या डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे और डिक्रिप्शन के लिए डिफरेंट यूज करेंगे। यह है बेसिक क्लासिफिकेशन डाटा इंक्रिप्शन की, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। ठीक है, एस फॉर सिमेट्रिक, एस फॉर सेम की, सिंगल की।
सिमेट्रिक की साइफर क्या करते हैं, सिंगल की यूज करते हैं। किस लिए, डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। एसिमेट्रिक की साइफर्स क्या करते हैं, डिफरेंट की यूज करते हैं। किस लिए, इनक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की होगी, डिक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की होगी। अब चूंकि आईटी बहुत ज्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसकी सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। आप हैरान हो रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, इनक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की, डिक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की। आप अपनी बाइक जो है वो स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्ट भी करते हैं और उसको बंद करने के लिए बताइए सेम की यूज होती है डिफरेंट की, सेम की। ये एक तरह से एग्जांपल है सिमेट्रिक की साइफर के। लेकिन दुनिया में आपको पता है कुछ ऐसे ताले भी हैं जो खुलने के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज होता है, बंद होने के लिए डिफरेंट। जैसे फर्ज कीजिए, सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, आप बैंक में लॉकर खुलवाने के लिए जाए तो आपको अंदाजा होगा लॉकर खुलने के लिए 2 कीज इस्तेमाल होती हैं, एक कस्टमर की, एक बैंक की। लेकिन उस लॉकर को अगर बंद करना हो, दोनों में से कोई एक की भी अगर आप घुमा दे, लॉकर बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसमें टेक्निकली डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सिमेट्रिक के लिए डिफरेंट की का मतलब क्या होता है, यहां की का मतलब वो रूल्स जिनके मुताबिक हम इनको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर रहे हैं। सिमेट्रिक की साइफर में सिंगल की यूज होते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए, और सिमेट्रिक में डिफरेंट। ये फर्क समझ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है कंसेप्ट हमारा कि इनक्रिप्शन जो होती है ये किस लेवल पे होती है। ठीक है, फर्दर 2 टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, एक है स्ट्रीम साइफर, STREM स्ट्रीम, और दूसरा है ब्लॉक साइफर। भाई इन दोनों में क्या फर्क है, स्ट्रीम और ब्लॉक में? देखिए आपको पता है कि कंप्यूटर में जो डाटा सेंड किया जाता है वो ABC फॉर्मेट में नहीं होता, वो बिट बाइट फॉर्मेट में होता है, 010101। आपने आईटी में शायद ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। अगर हम इसे मैं इंग्लिश की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं, सिमिलर कंसेप्ट वैसे बिट बाइट टेक्निकली अप्लाई इंग्लिश। मैंने फर्ज कीजिए मैसेज किया, मैंने कहा कि टेस्ट विल बी कंडक्टेड टुमारो। ये मैसेज मैंने सेंड करना है कॉलेज को और मैं चाहता हूं इसको इनक्रिप्ट कर लूं। ठीक है, पहली ऑप्शन तो मेरे पास ये होगी कि साइफर मैंने यूज करना सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। दूसरी ऑप्शन मेरे पास होगी, मैंने जब इस मैसेज को इनक्रिप्ट करना है, क्या मैं हर अल्फाबेट को अलग अलग इनक्रिप्ट करूं, टी को अलग, ई को अलग, एस को अलग, टी को अलग, टेस्ट, फिर डब्ल्यू को अलग, आई को अलग, एल अलग, फिर उसके बाद CONDU, इन सबको अलग अलग करूं। यह होगा स्ट्रीम साइफर। और अगर मैं एक ब्लॉक बना दूं, अल्फाज का ग्रुप बना दूं और ग्रुप को कन्वर्ट करूं, यानी मैं कहूं 3 अल्फाज का ग्रुप बना दो, तो सॉफ्टवेयर मेरे मैसेज को जोड़ेगा, इनमें से 3 का ब्लॉक बनाएगा और उन 3 को कन्वर्ट करेगा। यह होगा ब्लॉक साइफर। दोनों तरह से इंक्रिप्शन होती है। भी समझ आ गया? डाटा इंक्रिप्शन, डाटा इंक्रिप्शन टेक्निक क्लियर हो गई, इसके टाइप्स भी क्लियर हो गए। स्ट्रीम से इसमें ज्यादा डिटेल में हमने नहीं सोचना, यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इंक्रिप्शन कैसे होती है। हमारे सिलेबस में बस इतना है कि हमें सॉफ्टवेयर की टाइप्स का पता हो, यानी साइफर्स का पता हो, कितनी तरह के साइफर्स होते हैं, प्रोग्राम कितनी तरह के हैं। वो हैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, और दूसरा फिर इसके बाद स्ट्रीम साइफर, ब्लॉक साइफर। स्ट्रीम और साइफर में फर्क क्या है कि आप जो इंक्रिप्शन कर रहे हैं वो सिंगल बाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं या के ग्रुप बना के, ब्लॉक ऑफ बाइट्स बना के उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में क्या फर्क है कि सेम की यूज कर रहे हैं आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, यहां डिफरेंट की, सिंपल। ये था डाटा इंक्रिप्शन। इसके बाद फायरवॉल्स। फायरवॉल्स आपको पता है डाटा ट्रांसमिशन में, ऑनलाइन सिस्टम में हमने पढ़ा था, हैकर से प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑथेंटिकेशन कोड्स क्या होते हैं? आपने शायद देखा हो कि अगर इजी पैसा वगैरह के जरिए से पैसे ट्रांसफर करें तो वो आपको एक कोड देता है, आप ये कोड रिसीवर को सेंड करते हैं, रिसीवर अपने इलाके के रिटेलर के पास जाके कोड शेयर करता है और उसे पैसे मिल जाते हैं। ये कोड क्या इंश्योर करता है कि जो भी रिसोर्सेज सेंड किए जा रहे हैं, जिसके पास कोड होगा ऑथेंटिकेशन कोड, वो ऑथेंटिक बंदा है, ऑथोराइज्ड है इन रिसोर्सेज को रिसीव करने के लिए। इसी तरह सम टाइम हम ऑथेंटिकेशन कोड को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए भी, कि जिस बंदे के पास ये ऑथेंटिकेशन कोड होगा वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है।
नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट सिस्टम। एक्नॉलेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि रिसीविंग एंड पे जो बंदा इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है हमें एक्नॉलेज करे, बताए कि उसने इंफॉर्मेशन रिसीव कर लिया, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि ये इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच गई है। ACCA की एक एग्जाम बॉडी में उन्होंने इस कंसेप्ट को टेस्ट किया, शायद मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है क्लास। उन्होंने कहा कि जो पेरोल सुपरवाइजर है इसके पास जो एम्प्लॉइज छोड़ के जाते हैं ये उनकी लिस्ट बना के ईमेल के जरिए से सेंड करता है पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट को। अब ईमेल जहां पे लफ्ज आया IT सिस्टम आ गया, हमें पता चल गया चैप्टर 13 का कंसेप्ट। बताइए इसमें कोई आपको वीकनेस या स्ट्रेंथ नजर आ रही है? क्या वीकनेस बताइए इसमें क्या है? एक्नॉलेजमेंट नहीं ली जा रही, एक्नॉलेजमेंट नहीं ली जा रही, क्योंकि हो सकता है ईमेल उसको पहुंचे ही ना, हो सकता है ईमेल उसके जंक बॉक्स में चली जाए, हो सकता है ईमेल उसके इनबॉक्स में जाए लेकिन किसी वजह से वो उसको रीड ना कर सके, तो इसलिए एक्नॉलेजमेंट सिस्टम होता है। अब बताइए इस रूल को सामने रख के मुझे बताइए कि ईमेल के जरिए से मैसेज सेंड करना ज्यादा बेहतर है या कि व्हाट्सएप के जरिए? भाई व्हाट्सएप के जरिए से क्यों बोला? हाँ, डबल टेक वाली ऑप्शन जी, पता चल जाता है कि उस बंदे ने रिसीव कर लिया। यूजिंग सिक्योर्ड वाईफाई विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। हमने जो वाईफाई सिस्टम यूज करना है वो सिक्योर्ड होना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, वरना हैकर्स हमारे IT सिस्टम डिवाइस को हैक करके उस डिवाइस के साथ, इंटरनेट डिवाइस के साथ जितनी दूसरी डिवाइसेज अटैच्ड हैं उन पे भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं और हमारा डाटा जो है वो शेयर हो सकता है। नेक्स्ट, यूजिंग चेक डिजिट्स टू इंश्योर डाटा रिसीव्ड। चेक डिजिट की कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको लास्ट लेक्चर, इसकी कैलकुलेशन वगैरह भी। हाँ, बस यहां पे आपने इसको सिर्फ रट्टे के तौर पे याद करना है, यहां पे उस कंसेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी। सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि कंट्रोल्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल में चेक डिजिट का है, यहां पे इसको एक्सप्लेन, क्योंकि इसकी जो सही एक्सप्लेनेशन इम्प्लीकेशन है वो हमने सीख ली हुई है प्रीवियस लेक्चर में। प्रोग्राम कंट्रोल्स, कैसे प्रोग्राम कंट्रोल जो इंश्योर करते हैं कि करेक्ट फॉर्मेट में डाटा ट्रांसफर हो। आपको प्रोसेसिंग के दौरान में डाटा का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, जैसे बाज़ औक़ात मैंने आपको एग्जांपल दी, फाइल हमने वर्ड की इंग्लिश में कन्वर्ट की, बाद में दोबारा ओपन की, जीवो गरीब से शक्लें बनी हुई है, ठीक है। मेरा कुछ अपना डाटा था पुराना, कई साल से यूज़ नहीं किया, बाद में जब ओपन किया तो वो कुछ फाइल्स ठीक थी, कुछ फाइलों में जीवो गरीब सी शक्लें बन जाती थी। तो हम उसी तरह अगर ईमेल हम या इलेक्ट्रॉनिकली डाटा ट्रांसफर करें, मे भी फॉर्मेट चेंज हो जाए, फॉर्मेट चेंज हो गया इसका मतलब ये हुआ कि वो अगली पार्टी जो है उसको रीड नहीं कर सकेगी। तो प्रोग्राम कंट्रोल्स होने चाहिए जो फॉर्मेट को चेंज ना होने दें। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सोर्स डाटा, अगर आपने जिस डाटा को ट्रांसमिट करना है वो ऊपर वाले कंट्रोल तो ठीक है ट्रांसमिशन के दौरान यूज हो रहे हैं, यहां पे ये कह रहा है उस डाटा को जब आपने अपने पास रखा हुआ है ना हार्ड ड्राइव में, ट्रांसफर करने से पहले उस पे भी आपको कंट्रोल्स अप्लाई करने चाहिए और उस पे अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो डाटा अल्टीमेटली आपने ट्रांसमिट करना है, जाहिर है उससे पहले किसी ना किसी स्टोरेज डिवाइस पे आप स्टोर करेंगे उसको, तो उस पे भी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं होनी चाहिए। यह है हमारे कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। कुछ समझ आए तो बताइए जरा, कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा में कौन से कंट्रोल्स है, देखे बगैर बताना है। सबसे पहले डाटा इंक्रिप्शन, सबसे अहम डाटा इंक्रिप्शन के बाद ऑथेंटिकेशन कोड, फायरवॉल, एक्नॉलेजमेंट सिस्टम, चेक डिजिट, वाईफाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, सोर्स डाटा रिस्ट्रिक्टेड हो एक्सेस, प्रोग्राम कंट्रोल किस लिए, फॉर्मेट चेंज ना हो ताकि करेक्ट फॉर्मेट में डाटा सेंड किया जा सके, चेक डिजिट। बिल्कुल क्लियर हो गए। एग्जाम में आपसे वो इसमें डेफिनेशन एग्जांपल्स पूछ सकता है, कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिट डाटा की एग्जांपल बताइए, या डाटा इंक्रिप्शन में इन दोनों की डेफिनेशन और इन दोनों की डेफिनेशन। इन शॉर्ट इसमें से वो रटे वाला क्वेश्चन पूछेगा, केस स्टडी नहीं पूछेगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए यहां पे हम ब्रेक लेते हैं 5 सेकंड की। चलिए ब्रेक खत्म। ये इसीलिए मैंने 5 सेकंड बोला था कि है किस लिए। अभी आपको याद है मैंने आपसे ये कहा था कि IT का जो चैप्टर है हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। कौन से 2 हिस्सों में? एक क्लाइंट कैसे यूज करता है हमारा IT सिस्टम को, दूसरा
ऑडिटर कैसे यूज करता है। अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े वो थे क्लाइंट कैसे यूज करता है इस आईटी सिस्टम को। अब हम जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है ऑडिटर कैसे यूज। असूली तौर पे ये कंसेप्ट मुझे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करना था, लेकिन आपने उस दिन शोर मचा दिया। आपने कहा नहीं सर हमने जल्दी जाना, बस कर दें। मैंने कहा चलो ठीक है नेक्स्ट लेक्चर। मैं क्या गुस्सा कर गया था? मैं कोई गुस्सा नहीं कर गया। हाँ चले बाल ठीक, किसी भी वजह से हम इसको डिस्कस, तो आज ये बहरहाल कंप्लीट। अच्छा अब इसको इरेज कर दूं मैं, आपको कोई इतराज तो नहीं? हाँ ये ऊपर। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि आईटी सिस्टम ऑडिटर कैसे यूज करता है। और आपको एक बात बताऊं, इस चैप्टर में जो मुश्किल चीजें थी वो सारी कवर कर चुके हैं हम। अब इस चैप्टर में आसान चीजें ही रह गई हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अहम, वैसे तो किसी भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से कंसेप्ट पूछ सकता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से सबसे अहम, खासतौर पर प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम कंसेप्ट है वो है जर्नल कंट्रोल की कैटेगरीज और उनकी एग्जाम्पल, प्लस एप्लीकेशन कंट्रोल की कैटेगरीज और एग्जाम्पल। स्टूडेंट को इन दो कंसेप्ट में ज्यादा मुश्किल होती है, और आईकैप के टेस्टिंग के लिए फेवरेट कंसेप्ट्स भी यही दो हैं, आईटी जर्नल कंट्रोल की कैटेगरीज एग्जाम्पल्स के साथ, और आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल की कैटेगरीज एग्जाम्पल के साथ। याद है आपको? तो बताइए आईटी जनरल कंट्रोल की कितनी कैटेगरीज है? 6। शाबाश। एप्लीकेशन कंट्रोल की 4। शाबाश। चलिए ठीक है, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि आईटी सिस्टम ऑडिटर कैसे यूज करता है। देखिए पहले कुछ चीजें होती है प्रैक्टिस की बातें, कुछ होती हैं किताबी बातें। पहले प्रैक्टिस का कंसेप्ट, प्रैक्टिकल कंसेप्ट बता दूं आपको। ऑडिटर, कैट्स किसको कहते हैं? कैट्स का मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। यह है कैट्स, यानी ऑडिटर जब कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में, हम इसे कहते हैं ऑडिटर कैट्स यूज कर रहा है। कैट्स क्या है कि ऑडिटर यूज करे, किसको यूज करे? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, यानी ऑडिटर यूज कर रहा है कंप्यूटर को किसमें? अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में असिस्टेंस के लिए। जब कभी ऑडिटर अपने ऑडिट में कंप्यूटर को इस्तेमाल करेगा, समझ ले कैट्स यूज कर रहा है। सबसे आसान एग्जांपल, एक्सेल को जानते हैं आप? एक सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल, जिसमें कैलकुलेशंस की जाती हैं। अगर ऑडिटर एक्सेल को भी यूज करता है तो वो कैट्स को इस्तेमाल कर रहा है। आपने जो कंसेप्ट समझने हैं तो बड़ी एग्जांपल जेहन में जो रखेंगे कैट्स की, वो है एक्सेल। वैसे तो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन ये भी यूज होता है कैट्स। अच्छा बताइए अब कैट्स का मतलब क्या? ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सिस्टम को यूज करे। अच्छा ऑडिटर कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में कंप्यूटर को यूज कर सकता है? तो तीनों। कौन से तीनों? रिस्क असेसमेंट में भी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी। यानी कैट्स रिस्क असेसमेंट में भी यूज हो सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी यूज हो सकते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी यूज हो सकते हैं। भाई रिस्क असेसमेंट में किस लिए? उसमें तो हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं, उसमें कैसे कैट्स यूज हो सकते हैं? और भाई जब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन किया तो उसे डॉक्यूमेंट नहीं करना? तो डॉक्यूमेंट करने के लिए कितने तरीके होते हैं? क्लाइंट का अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डॉक्यूमेंट करने के 3 तरीके। कौन कौन से? नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चन या फ्लो चार्ट। तो बाकी तो चाहे आप हाथ से बना ले, फ्लो चार्ट आप प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के जरिए से बनाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग फेज में जब अंडरस्टैंडिंग को डॉक्यूमेंट करना है, उसमें हम फ्लो चार्ट को बनाने के लिए कैट्स को यूज करते हैं। कैट्स का यूज एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज आपको बता दूं, फ्लो चार्ट आपको क्लास में बनाना भी सिखाए जाएंगे, प्रैक्टिस में भी आप बनाएंगे। फर्क क्या होगा? क्लास में मैनुअल होगा, क्लास में कोई कैट्स नहीं यूज होंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस में जब आप जाएंगे आपको लैपटॉप मिलेगा फॉर्म की तरफ से, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे फ्लो चार्ट बनाने के, उसमें फिर आप कंप्यूटर की हेल्प से फ्लो चार्ट बनाएंगे। चलिए एक इस्तेमाल हो गया कैट्स का रिस्क असेसमेंट में फ्लो चार्ट। दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी कैट्स को यूज कर सकते हैं। भाई कैसे, किस पर्पस के लिए? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कैट्स को टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने, ये जानने के लिए कि क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है कि वीक है, इसके लिए भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए भी कैट्स को यूज किया जा सकता है। जब कैट्स को टेस्ट ऑफ कंट्रोल यूज करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, हम कहते हैं टेस्ट डाटा यूज हो रहा है। टेस्ट डाटा, टेस्ट डाटा का मतलब क्या है? कैट्स को यूज करना टू टेस्ट कंट्रोल। और अगर कैट्स को यूज किया जाए सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, तो इसे क्या कहते हैं? ऑडिट सॉफ्टवेयर। तो कैट्स को 3 तरह से यूज किया जा सकता है, फ्लो चार्ट के तौर पे भी, टेस्ट डाटा के तौर पे भी, ऑडिट सॉफ्टवेयर के तौर पे भी। फ्लो चार्ट में क्या पर्पस होता है? जो हमने सिस्टम, क्लाइंट का अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अंडरस्टैंड किया उसको डॉक्यूमेंट करना। टेस्ट डाटा में ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्लाइंट के कंट्रोल्स को टेस्ट करना। ऑडिट सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना।
एनालिटिकल प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, वो अभी एग्जांपल्स में आते हैं, हम एग्जांपल देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब सुनिए, प्रैक्टिस में तो तीनों फेजेस पे कैट्स को यूज करते हैं हमारी, लेकिन किताबों में ये लिखा है कि रिस्क असेसमेंट के तौर पे नहीं कैट्स यूज होता। हमने कहा ठीक है, कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं, एग्जाम में जब आएगा कैट्स की कितनी टाइप्स हैं तो हम कहेंगे सिर्फ 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? टेस्ट डाटा, ऑडिट सॉफ्टवेयर। कैट समझ आ गया क्या है? कैट्स की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन से? ऑडिट सॉफ्टवेयर। बताइए कैट्स के कोई एडवांटेजेस हैं? क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज भाई, ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर कैट्स के जरिए से तो पॉसिबल हुई। अगर ऑडिटर कंप्यूटर सिस्टम को यूज ना करता, क्या क्लाइंट की प्रोग्राम फाइल्स को टेस्ट कर सकता था? क्लाइंट के आईटी सिस्टम को टेस्ट कर सकता था? कभी नहीं कर सकता था। तो कैट्स का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि हम क्लाइंट की प्रोग्राम फाइल्स को टेस्ट करने के काबिल हो गए और हमने ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया। वरना आज तक ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर ही करते रहते। ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर, क्लियर हो गया पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को हैंडल करने के काबिल हो गए। इमेजिन कीजिए अगर आपका सीनियर कहता भैया ये जो सेल्स लेजर है ना, इसमें इंडिविजुअल डेटर्स के बैलेंसेस, ये जरा टोटल करके कंट्रोल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस से मैच करो, सेम है कि नहीं, फर्क है तो रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी। और कोई होते वो 250-300 डेटर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं आपको, तो लग पता जाता, और कुछ भी नहीं, आधा पौना घंटा तो उधर ही गुजर जाता। और खास तौर पे उस वक्त ज्यादा मसला होता है जब आधे घंटे के बाद बैलेंस भी टैली ना हो, वो परेशान हो जाता, पता नहीं क्लाइंट ने गलती की है कि मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी, वो दोबारा देखना पड़ता है 2-3 दफा। लेकिन अगर यही हमारे कंप्यूटर एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हो, एक फार्मूला लगाएं सम का, मेरा विद इन 2-3 सेकंड्स आपको टोटल बता देता कितना है। तो कैट्स का दूसरा बड़ा फायदा क्या हुआ? लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज ये कि रूटीन नेचर का काम, कैलकुलेटिव नेचर का काम कैट्स के हवाले कर दिया, खुद जजमेंटल एरियाज के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे आपको खुशी होगी ये सुन के कि प्रैक्टिस में जो ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनमें एक मॉड्यूल, एक सेक्शन एनालिटिकल प्रोसीजर का भी होता है। उसमें हम क्लाइंट का डाटा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं। वो कहता है क्या करना है, हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके आगे हमें 50 तरह की रेशोज की लिस्ट दे देता है, कहता है सिर्फ क्लिक करते जाओ कौन कौन सी रेशो कैलकुलेट करनी है। क्लिक कर ले हम 10 रेशोज के ऊपर, जैसे कौन कौन सी? जीपी रेशो, डाटा टर्नओवर रेशो, क्रेडिट टर्नओवर रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, करंट रेशो, क्विक एसेट रेशो और एक और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। क्लिक कर दिए हमने, विद इन सेकंड रेशो सामने आ जाती है। वो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हमें करनी नहीं पड़ते। हमारा काम क्या होता है? फार्मूला अंदर बिल्ट इन होते हैं, फार्मूला भी हमने नहीं देना। हमारा काम सिर्फ इतना है, अब उन रिजल्ट को इंटरप्रेट करें कि ये जो अनयूजुअल वेरिएशन आ रही है किस वजह से, ये जजमेंटल वर्क है, ये कंप्यूटर नहीं कर सकता, कंप्यूटर हर काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ताकि इसका तीसरा एडवांटेज क्या हुआ कैट्स का कि रूटीन नेचर का काम कंप्यूटर करें, हम जजमेंटल एरियाज के ऊपर फोकस करें। तो बताइए कैट्स के एडवांटेज क्लियर हुए? क्या एडवांटेज है, कोई डिसएडवांटेज भी है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कॉस्ट, भाई पैसे लगते हैं इसमें। किसकी कॉस्ट लगती है? हार्डवेयर की, लैपटॉप खरीदना है, सॉफ्टवेयर की, प्रोग्राम इंस्टॉल करने हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की, और फिर सबसे बड़ी कॉस्ट एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की। किस चीज की ट्रेनिंग? और भाई इस लैपटॉप सॉफ्टवेयर महंगी महंगी चीजें आपको दी हैं, इनसे पबजी नहीं खेलनी आपने, भाई ऑडिट का काम करना है, ये सिखाना सबसे मुश्किल होता है, इसके लिए ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। तो डिसएडवांटेज क्या हुए? कॉस्ट में 4 तरह की कॉस्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अपडेट, ट्रेनिंग। कैट्स का कंसेप्ट समझ आया? क्विक रिवीजन कर ले 1 मिनट में, क्या एंड पे रिवीजन करने? एंड पे कर ले, चलो ठीक है। कैट्स का मतलब कंप्यूटर इस्तेमाल करेगा ऑडिटर, 2 टाइप्स हैं, टेस्ट डाटा, ऑडिट सॉफ्टवेयर। इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी, ठीक है। अब आते हैं टेस्ट डाटा की तरफ। अगर हम कैट्स को यूज करें टेस्ट डाटा के तौर पे, और कैट्स को यूज कर सकते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर, ऑडिट सॉफ्टवेयर के तौर पे। टेस्ट डाटा सुने, टेस्ट डाटा की डेफिनेशन, अच्छा डेफिनेशन पे जरा गौर कीजिएगा। डेफिनेशन में कंसेप्ट छुपा है कि ये काम कैसे करता है, और आपने मुझे बताना है कि डेफिनेशन समझ आई कि नहीं आई। वो कहता है टेस्ट डाटा क्या होता है? टेस्ट डाटा है डमी ट्रांजैक्शन। डमी ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? फेक ट्रांजैक्शन, जिसका कहीं हवाई ट्रांजैक्शन यूं ही बिला वजह हमने एक्चुअली हुई नहीं होती, हमने यूं ही कोई टेस्टिंग के लिए कर देते हैं, तजर्बा करने के लिए। टेस्ट डाटा डमी ट्रांजैक्शन है जो डेवलप करता है, कौन डेवलप करता है? ऑडिटर। और प्रोसेस करता है कौन? क्लाइंट का आईटी सिस्टम। डेवलप करेगा ट्रांजैक्शन ऑडिटर, प्रोसेस करेगा क्लाइंट का आईटी सिस्टम, और फिर ऑडिटर देखेगा क्या कि एक्चुअल रिजल्ट्स जो हैं मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हैं कि नहीं। अगर एक्चुअल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो, कंट्रोल स्ट्रांग है। अगर एक्चुअल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं, कंट्रोल वीक है। नहीं समझ आए? कोई सब एग्जांपल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सुने, हाँ जी। सेल सिस्टम में क्या टेस्ट डाटा को सैंपल बेस पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सेल सिस्टम की एग्जांपल ले लिया हमने। सेल सिस्टम में टेस्ट डाटा को यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं? कैसे? हम एक, अब सुनिएगा तरीकाकार, हम सैंपल बेस से किसी डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, मिस्टर बी को, मिस्टर बी का क्रेडिट बैलेंस देखेंगे, क्रेडिट लिमिट कितनी है? 5 लाख, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख। अब देखिए तरीकाकार क्या होगा हमारा, हम एक 2 लाख का डमी सेल्स ऑर्डर एंटर करेंगे सिस्टम में। डमी को कहा क्योंकि बी ने ऑर्डर नहीं किया हुआ, हमने खुद से टेस्ट, ये बाद में रिवर्स हो जाती है डमी ट्रांजैक्शन। हम 2 लाख का डमी सेल्स ऑर्डर बना के सिस्टम में एंटर करेंगे, देखेंगे क्लाइंट का आईटी सिस्टम इसको प्रोसेस करता है कि नहीं।
अगर रिजल्ट ये निकला, एक्चुअली रिजल्ट ये निकला कि क्लाइंट के आईटी सिस्टम ने इस डमी ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब कंट्रोल वीक है। हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये थी इसको रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट लिमिट से एक्सीड कर रहा है। वो 6 लाख हो गया, क्रेडिट लिमिट 5 लाख थी, और अगर सिस्टम इसको रिजेक्ट कर देता है, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग। क्लियर हुआ कैसे यूज होगा? समझ आ गया? एक और एग्जांपल, और कौन से? इन्वेंट्री बैलेंस के। क्या मतलब? आपको पता है इन्वेंट्री जो है, कंट्रोल्स में हमने पढ़ा था कि जो इन्वेंट्री है इसके मिनिमम मैक्सिमम लेवल एस्टैब्लिश किए जाते हैं। एक इन्वेंट्री का मिनिमम लेवल है 30 यूनिट, करंटली उसकी क्वांटिटी है 35 यूनिट। हम एक फेक गुड्स डिस्पैच नोट, सेल्स इशू या इन्वेंट्री इशू नोट, फेक एंट्री रिकॉर्ड करेंगे इन्वेंट्री इशू करने की। कितने से? 10 से। तो बताइए करंट क्वांटिटी 35 है, 10 इन्वेंट्री आइटम इशू किए, क्वांटिटी एक्चुअल हो गई 25, मिनिमम थी 30। हम देखेंगे सिस्टम एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर रहा है कि नहीं। अगर सिस्टम एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर रहा है हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, कंट्रोल स्ट्रांग। और अगर सिस्टम एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट नहीं कर रहा, देख दूसरी एग्जांपल समझ आ गई? अच्छा चलिए अभी और बताइए, एक और एग्जांपल हो जाए। ओवरड्यू बैलेंस। अच्छा, क्रेडिट लिमिट चेक करने का एक कंट्रोल तो ये है ना कि आउटस्टैंडिंग डमी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, आउटस्टैंडिंग बैलेंस से एक्सीड करवा दे, जो क्रेडिट लिमिट से एक्सीड करवा दे आउटस्टैंडिंग बैलेंस को। एक दूसरा कंट्रोल भी दूसरे तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे? किसी मंथ एंड पे या किसी भी डेट पे सारे डेटर्स की लिस्ट लें, उनके आउटस्टैंडिंग बैलेंस को क्रेडिट लिमिट के साथ कंपेयर करवाएं। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट लिमिट से एक्सीड कर रहा है, मतलब कंट्रोल्स वीक। अगर विद इन लिमिट है, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे? इसमें हम ट्रांजैक्शन की बजाय बैलेंस पे आ गए कि बैलेंस कंपेयर कर लो। ठीक है, बैलेंस कंपेयर कर लो। ये एक तरह से समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। जब हमने ट्रांजैक्शन एंटर करके टेस्ट किया, ये एक तरह से प्रिवेंटिव कंट्रोल था। जब हम बैलेंस को कंपेयर कर रहे हैं, एक तरह से डिडक्टिव है ना। कंसेप्ट यहां पे वो नहीं पूछेगा, एग्जांपल पूछेगा, एग्जांपल दे रहा हूं। तो इससे क्या कंट्रोल टेस्ट हो सकता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस को क्रेडिट लिमिट से कंपेयर करके भैया कंट्रोल टेस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें कोई डमी ट्रांजैक्शन नहीं आ रहे। हाँ, वो डेफिनेशन की हद तक ज्यादातर एग्जांपल्स चूंकि हमारी इसी डमी ट्रांजैक्शन पे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी दूसरे तरीके से हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर ही नहीं सकते। मेन कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, टेस्ट डाटा क्या है? जब कभी हम कैट्स को टेस्ट ऑफ कंट्रोल के तौर पे परफॉर्म करेंगे, वो टेस्ट डाटा है। बाकी डेफिनेशन सारी एग्जांपल्स को कवर नहीं कर रही होती। मेन कंसेप्ट फोकस करें, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो रहा है यहां पे? तो ये टेस्ट डाटा है। कंप्यूटर्स को परफॉर्म करते हुए यूज करते हुए टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करें, वो टेस्ट डाटा है। अगर सब्सटेंटिव से परफॉर्म करें, आर्ट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एग्जांपल, डिस्पैच नोट विदाउट इनवॉइस। क्या हमारा एक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होता था कि जितने भी गुड्स डिस्पैच हुई हैं इंश्योर करना है सारी की सेल इनवॉइस बन गई कि नहीं? इसके लिए हम मैनुअली सिस्टम में क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते थे? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ गुड डिस्पैच नोट एंड इंस्पेक्ट रिलेटेड सेल इनवॉइस। जिनकी सेल इनवॉइस बनी है, इसका मतलब कंट्रोल स्ट्रांग है, बिलिंग हो रही है, कंप्लीटनेस, शाबाश कंप्लीटनेस। लेकिन अगर इसी को हमने आईटी सिस्टम में टेस्ट करना है, तो क्या आईटी सिस्टम में सारे गुड डिस्पैच नोट भी आ रहे होंगे, सारी इनवॉइसेस भी आ रही होंगी? हम कहेंगे इनको कंपेयर कर लो। ऐसे गुड डिस्पैच नोट जिसके सामने सेल इनवॉइसेस नहीं आ रही, उनकी अलग लिस्ट बना दो। तो हमारे सामने ऐसे सारे सिचुएशंस, एग्जांपल, सिचुएशन इंस्टेंसेस आ जाएंगे जिनमें गुड डिस्पैच नोट तो बना है, सेल इनवॉइस कंट्रोल वीक है। उन सिचुएशन में डमी ट्रांजैक्शन भी थोड़ी देर पहले यही अर्ज किया मैंने यहाँ कि डेफिनेशन को सामने रखेंगे तो उसमें जो एग्जांपल्स हैं सारी की सारी एग्जांपल्स डेफिनेशन को कंफर्म नहीं कर रही होती। हमने मेन कंसेप्ट, डेफिनेशन है रटे के लिए। डेफिनेशन किस लिए? कैट की आपको सिखाई, रटे के लिए। एग्जाम में आएगा पूछे कैट को डिफाइन करो, हम उसको डिफाइन कर सके। असल कंसेप्ट क्या है? कंप्यूटर को जब कभी कंट्रोल्स टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे, वो टेस्ट डाटा कहलाएगा। आप मेन कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें। इन सारे प्रोसीजर में कंट्रोल्स टेस्ट हो रहे हैं कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे हैं? अच्छी बात है, तो ये टेस्ट डाटा है। अगर किसी एक प्रोसीजर में भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे होते हैं, फिगर्स वेरीफाई हो रही होती, वो फिर हम ऑडिट सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको। डेफिनेशन क्लियर, एग्जांपल्स भी क्लियर। कहता लेकिन एक प्रॉब्लम है टेस्ट डाटा में, वही प्रॉब्लम जो ऑब्जर्वेशन में थी। हमने 7 टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस में इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पढ़ा था। ऑब्जर्वेशन में क्या वीकनेस थी? जिस वक्त ऑब्जर्व करेंगे उस वक्त का एविडेंस तो प्रोवाइड करता है, उससे पहले क्या तबाही फिरती रही है उसका कोई एविडेंस नहीं होता। बताइए, ऑडिटर ने टेस्ट डाटा यूज करना है, ऑडिटर उसी वक्त यूज करेगा जब ऑडिट करने के लिए जाएगा। और ऑडिटर नॉर्मली ऑडिट करने के लिए जाते हैं ईयर एंड के करीब। ऑडिटर को सिर्फ ईयर एंड के कंट्रोल्स को टेस्ट करना चाहिए कि थ्रू आउट द पीरियड, पूरे साल को कवर करता है वो। तो थ्रू आउट द पीरियड कैसे कंट्रोल्स टेस्ट होंगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है टेस्ट डाटा में? कि ये सिर्फ उसी वक्त का एविडेंस प्रोवाइड करेंगे जिस वक्त इनको यूज किया जाएगा। हो सकता है क्लाइंट 11 महीने अन्य वह एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा हो, 12वें महीनों से पता चले ऑडिटर आने वाला है, वो सारे कंट्रोल्स को सेटलमेंट करके बढ़ के ओके सारा कुछ ऑडिटर आके चेक करेगा, ओके बिल्कुल ठीक है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसे प्रीवियस पीरियड से के भी कंट्रोल्स पता चल जाएं सही परफॉर्म हो रहे थे कि नहीं। क्या इसका कोई इलाज है? इसका इलाज है हमारे पास, वही इलाज जो ट्रैफिक पुलिस वालों ने माल रोड पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए किया है।
हेलमेट नहीं पहनाएंगे, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हेलमेट, गाड़ी वाला हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहा होता, क्या करते हैं? ये नहीं है, क्या कंट्रोल है? सीसीटीवी कैमरा लगा दिया उन्होंने, वो स्पीड मॉनिटर करते हैं। जो गाड़ी, अब देखिए पहले तो मैनुअल सिस्टम होता था ना, वो उधर कांस्टेबल खजलवार होता था, वो बाइक वाले को रोके चलान करता था, गाड़ी वाले को रोकता रहता था, गाड़ी वाला लिफ्ट नहीं कराता था, निकल जाता था। उन्होंने कहा नहीं है, उन्होंने क्या किया, अब स्पीड कैमरा रख दिए, वो जिस गाड़ी को भी गुजरती है उसकी स्पीड मॉनिटर करते हैं, जो विद इन लिमिट हो उसको जाने देते हैं, और जो गाड़ी ओवर स्पीड कर रही हो उसकी तस्वीर खींची, चालान करके उसके घर भिजवा दिया, और उसके घर में लड़ाई शुरू हो गई। इस बात में नहीं चालान हुआ, इस बात में के साथ कौन बैठा था। तो अब देखें ये सीसीटीवी कैमरा, अब बताइए कि क्या हमें भी इसी तरह का काम नहीं करना चाहिए? हम क्या करते हैं, हम अपना छोटा सा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसका नाम होता है एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज। एम्बेडेड का मतलब बिल्ट इन, जुड़ा हुआ क्लाइंट के सिस्टम के साथ। एम्बेडेड का मतलब क्या है? क्लाइंट के सिस्टम के साथ जुड़ा। एम्बेडेड का डिक्शनरी मीनिंग में देखेंगे ना, इसी तरह का आता है, बिल्ट इन हो, अटैच हो। जो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, समझ लीजिए यूएसबी की तरह, और जाके क्लाइंट के आईटी सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं। जैसे जैसे क्लाइंट का आईटी सिस्टम रन होता है, एक्टिवेट होता है, हमारा जो एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज वाला प्रोग्राम है ये भी रन हो जाता है, और क्लाइंट की सारी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता रहता है। जो ट्रांजैक्शन सही हो रही है उनको गुजरने देता है। जिन ट्रांजैक्शन में कंट्रोल्स वायलेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक्सीड कर रहा है क्रेडिट लिमिट से, उनकी तस्वीर खींचेगा, अपने रिकॉर्ड रूम में उसको स्टोर करता रहेगा एक फाइल में। ऑडिटर साल के एंड पे आएगा, आराम से यूएसबी उतारेगा एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज वाली, अपने लैपटॉप पे लगाएगा, फाइल ओपन करेगा, पूरे साल के दौरान जब हालांकि वो नहीं भी था वहां पे जो वीकनेसेस डेफिशिएंसीज थी सारी लिस्ट उसके सामने आ जाएगी, है कि नहीं? लेकिन इसमें प्रैक्टिकली एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, इसके ऊपर पासवर्ड लगाना पड़ता है, वरना क्लाइंट वक्तन फक्तन इनको ओपन करके फाइल को डिलीट कर देता है सारी डेविएशंस। ठीक है, तो इसे क्लाइंट नहीं क्लाइंट नहीं उतारता, क्लाइंट उतारेगा तो हमें पता चल जाएगा, क्लाइंट उतारेगा तो हमें पता चल जाएगा। हम पहले क्लाइंट के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, भैया हमने कैट्स यूज करने हैं, बताओ यस के नो, क्लाइंट की परमिशन भी तो जरूरी होती है, यस, तो फिर हम इसको यूज करते हैं। और ये एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज याद रखें, खास तौर पे उस वक्त यूज की जाती हैं जब डाटा प्रोसेस और अपडेट होता है रियल टाइम मतलब इमीडिएटली अपडेट होता रहता है, और कोई पेपर ऑडिट ट्रेल भी अवेलेबल नहीं होता, कोई पेपर ऑडिट ट्रेल भी अवेलेबल नहीं होता। एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज किस वक्त सूटेबल है? किस वक्त सूटेबल है? जब डाटा कंटिन्यूअसली अपडेट हो रहा हो रियल टाइम में। आप कोई ऐसा आईटी सिस्टम की एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें डाटा कंटिन्यूअसली अपडेट हो रहा हो, पेपर ऑडिट ट्रेल भी ना हो? पीआईए, बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, इतनी मुश्किल एग्जांपल देना, खुदा का खौफ करें। आपका मोबाइल प्रीपेड सिम